हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, मेरी वीडियोस को आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके डेली ये डिमांड आ रही है कि मैं 11th क्लास के भी कुछ वीडियोस स्टार्ट कर दूँ डालना। तो देखिए, आज मैं 11th क्लास की वीडियो हम डालना आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट्स है उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर कौन सी टर्म्स होती है उसको समझेंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर सेट्स की मैं बात करूँ तो सेट्स जो है वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। अगर सेट्स चैप्टर की मैं आपको बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ होते हैं, जिसको समझ के अगर उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो देखिए, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और क्या क्या होती है। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सेट्स को डिफ़ाइन करूँ तो सेट्स की डेफिनेशन की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सिंपल है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही है हम उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन जो टर्म्स हम जिसको कलेक्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें, और यहाँ पे इन्होंने यूज़ करा है वेल डिफाइंड का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी चीज़ सेट्स के अंदर तभी आती है जब हमें उसको बताने में कोई भी डाउट नहीं हो। मीन्स अगर कोई एक लाइन हमसे पूछिए क्या ये सेट्स है और क्या ये सेट्स नहीं है, तो उस टाइम पे अगर मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी डाउट आएगा, दैट मीन्स मे बी ये होगा या फिर ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो सेट्स की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, या तो वो डेफिनेटली और सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज़ अ सेट। एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर जो है वो सेट होगा या नहीं होगा। अगर मैं पहले 10 प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो जो ऑब्वियसली मैं जो नंबर सोचूंगा आप भी वही नंबर सोचेंगे, या किसी को भी आप बोलेंगे तो वो भी वही नंबर सोचेगा। ठीक है ना, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। मींस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग टाइप के नंबर्स जो है वो पहले 10 प्राइम नंबर में सेलेक्ट हो जाए। तो ये क्या है, ये एक वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए, सिंपल अगर मैं बोलूँ वोवल्स बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, तो ऑब्वियसली आप क्या बताएंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और अगर मैं किसी दूसरे से पूछूं तो वो भी यही बताएगा, ए ई आई ओ यू। मीन्स सबके जो आंसर होंगे वो कॉमन होंगे, कोई भी किसी का भी आंसर जो है वो अलग नहीं होगा अगर सही बताना होगा। तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, ये एक कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ 10 टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन क्रिकेट। देखिए, जैसे मैंने बोला कि भाई एक 10 टॉप बैट्समैन की जो कैटेगरी बनेगी वो एक सेट होगी या नहीं होगी, ये बताइए। तो आपको बोला, आप बताइए एक 10 जो है टॉप बैट्समैन कौन से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको बोला तो आपने टॉप अपने हिसाब से कंसीडर कर लिया। ठीक है, मे बी आपके लिस्ट में विराट कोहली होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, मे बी आपकी लिस्ट में सचिन तेंदुलकर होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है ना, मीन्स जब इस टाइप की बात होगी तो सबकी अपनी एक खुद की लिस्ट हो सकती है। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज़ मुझे जो है विराट कोहली अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मेरी लिस्ट में विराट कोहली नहीं होगा। सपोज़ आपको विराट कोहली अच्छे लगते हैं तो आपकी लिस्ट में विराट कोहली होगा। दैट मीन्स जो टॉप
10 बैट्समैन जो होंगे उनके कलेक्शन जो है वो सेट्स नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास सेट्स था। अगर मैं आपको दोबारा से बता दूँ सेट्स की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट्स। तो ये सिंपल सेट्स होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसमें। देखिए इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि सेट्स को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सेट्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स की मैं बात करता हूँ। तो सेट्स को हमारे पास लिखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो जो पहला तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड। और सेकंड जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, हम वन बाय वन उसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए जब रोस्टर फॉर्म की हम बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म के अंदर अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में आपको बताऊं तो हम एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अगर कभी भी एलिमेंट की फॉर्म में हम किसी भी सेट्स को लिखते हैं तो वो उसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। एलिमेंट्स की फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होते हैं और सेपरेट जो है वो कॉमा के थ्रू करे जाते हैं, मीन्स कॉमा से सेपरेट होके लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूं तो अभी हमने डिस्कस करा था ए बी द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसको बताऊं तो देखिए हम अगर ए को लिखेंगे तो ए को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे ए ई आई ओ और यू। ये जो हमारा यहाँ पे है ये हमारे रोस्टर फॉर्म है। अब यहाँ पे ये जो सारे एलिमेंट है ये सेट्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। मीन्स पार्ट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड द एलिमेंट। तो यहाँ पे इस एलिमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट्स के कितने पार्ट्स हैं या कितने एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो देखिए इसके बाद जो सेट को लिखने का दूसरा तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। बट कभी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने का एक अपना एक अलग तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, वो कुछ इस टाइप से देखते हैं। देखिए सपोज़ अगर हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो हम यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है ना। सेट्स जो हैं इवन नंबर के, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको इस टाइप से लिखूँगा। सपोज़ एक मैंने सेट बना दिया जिसके अंदर x आता है, x इज़ अ नेचुरल नंबर और जो x की वैल्यू है वो 2n के इक्वल है, वेयर n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इस सिंबल के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझते हैं ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो एक्स की फॉर्म में आएगा और एक्स को डिफाइन किस तरीके से करा है वो ये वाली लाइन बताएंगे। तो एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2n की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि वो इवन है और n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर को बता रहा है। या फिर अगर मुझे लिखना हो तो इसका एक तरीका ये भी है, a इज़ इक्वल टू एक्स। कई बुक में आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2n है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ पे या तो स्लैश या फिर डबल डॉट करके आप इसको लिख सकते हैं। तो सेट्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म की मैं बात करूँ तो रोस्टर फॉर्म जो होता है वो एलिमेंट की फॉर्म में लिखना होता है, सिंगल एलिमेंट। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना। तो ये हमारे पास दो टाइप के तरीके हैं सेट्स को लिखने के, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि अलग अलग टाइप जो हैं सेट्स के वो
क्या क्या है थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर हम वेरियस टाइप्स के जो सेट्स के होते हैं उनकी बात करें तो वन बाय वन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में दूसरे नाम में हम नल सेट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एम्प्टी मीन्स खाली, एक सेट जिसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूँ एक दो, कि मैं बोलूँ कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो कि क्या हो, ऑड नंबर हो और 2 से डिवाइड होता हो, तो हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड होता हो, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन ही होती है कि वो 2 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। जब हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट को बताने के लिए, एम्प्टी सेट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं फाई का। कुछ ये सिंबल है, ये एम्प्टी सेट है और इसको किसी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉपर आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इसको दूसरा लिखने का तरीका ये है कुछ इस टाइप से, ब्लैंक। ये दोनों के दोनों एम्प्टी सेट्स के सिंबल है लिखने का तरीका। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो एक ऐसा नंबर जो 10 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो, तो कोई भी नंबर 10 से छोटा और 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड सेट है वह सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट वैसे तो आप एनसीईआरटी के अंदर नहीं देखेंगे, बहुत कम ही यूज़ होता है, बट मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी सेट, सपोज एक ए सेट मैंने लिख दिया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 9, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। द सेट्स कंजिस्ट ओनली वन या फिर सिंगल एलिमेंट इज़ कॉल्ड द सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट हमें समझ आ गया। आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में एनसीईआरटी हम जब बात करते हैं मैथ्स की, तो 11th क्लास के मैथ्स के अंदर कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आजकल आने लग गए हैं, पहले वो भी नहीं आते थे। तो आपको बस इनके बारे में पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। देन थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड है फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूँ तो सिंपल जो हमारा फाइनाइट सेट होता है एक्चुअल में वो सेट होता है जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूँ तो नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम वाले नेचुरल नंबर, या फिर नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम वाले नेचुरल नंबर, सपोज़ वो मेरे पास आ जाएगा एक सेट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट है, 5, मीन्स काउंटेबल सेट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट। जो भी काउंटेबल सेट्स होते हैं जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट हमारा कहलाता है। देन इसके बाद थर्ड की नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा इनफाइनाइट सेट। नो डाउट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है फाइनाइट सेट का रेसिप्रोकल या फिर उल्टा। तो फाइनाइट सेट का उल्टा, फाइनाइट सेट होते हैं वो सेट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट होते हैं वो सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो क्या हम नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इसके बाद कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, हम उन टर्म्स के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं सेट्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं कार्डियल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, सिंपल अगर मैं बोलूँ कार्डियल नंबर ऑफ अ सेट, तो कार्डियल नंबर ऑफ अ सेट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं किसी सेट्स के, वो उसके कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं एक पी सेट लिख दूं जिसके एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5, तो नंबर ऑफ पी कुछ इस टाइप से हम लिखते हैं एन नंबर ऑफ पी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5, तो यहाँ 5 इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्डिनल नंबर। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट्स हम
अगर बोले तो इक्विवेलेंट सेट दो ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होते हैं या फिर कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल होते हैं। इसको लिखने का तरीका हम डबल एरो से बताते हैं, ए डबल एरो बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ़ बी के। मीन्स दोनों के अंदर जो सेट्स के नंबर ऑफ़ काउंट होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सेट्स एक जैसे हो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन हम अगली टर्म्स की बात कर लेते हैं। इक्वल सेट, देखिए इक्वल सेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है। इक्वल सेट जो होते हैं दो ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आपस में मैच करेंगे। सपोज़ एक एलिमेंट है, कुछ इस टाइप से, तो काउंट भी मैच करना चाहिए और इसके अलावा इसके सेट भी आपस में वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी मैच करना चाहिए। तो ए इक्वल हो जाएगा बी के, तो इक्वल सेट को हम ऐसे लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। के बाद हम एक सिंबल की बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। कुछ इस टाइप से होता है सिंबल, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का एक सिंबल है। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये एलिमेंट ऑफ सेट्स के एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। किस तरीके से यूज़ होता है वो समझ लेते हैं। सपोज़ एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ 2 बिलोंग्स टू ए, तो दैट मीन्स क्या 2 ए के अंदर आता है, तो बिल्कुल 2 ए के अंदर आता है, दैट मीन्स 2 इज़ बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सपोज़ 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 नहीं बिलोंग करता है ए से, तो उसको क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का एक सिंबल, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा एलिमेंट के लिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आज आप लोगों को सेट्स के बारे में बताया। ये 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की कवर कर सकती है आराम से। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, देन कुछ क्वेश्चन आप खुद करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से सेट्स हैं, तो अगर मैं एक पढ़ दूँ तो फर्स्ट में लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो एक साल के अंदर कौन कौन से मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ होते हैं हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई। क्या इसके अलावा कोई और होते हैं, तो ये क्या होगा, ये सेट्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मीन्स सबके लिए सेम होगा, कोई भी इसके अलावा इसके अलग आंसर नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, तो ये सेट्स होंगे। देन सेकंड की हम बात कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया के 10 सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर फिर वही सबके अलग अलग होंगे, तो ये सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो 1.1 के कुछ के फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट इसमें आएगा। देन अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें कह रहा है एक सेट हमें दे रखा है, एंड देन कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो फर्स्ट पार्ट में इसने लिख रखा है 5, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ए। तो देखिए 5 इसमें बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू का सिंबल आ जाएगा। सेकंड में इसने लिख रखा है 8 ए, तो 8 इसके अंदर नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। तो ये ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप इनको आराम से कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहे राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इसमें अगर मैं थर्ड के फर्स्ट की बात करूं तो इसने बोला है ए जिसके अंदर एक्स आता है, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो लिस्ट कर देते हैं कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट हो जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन। जैसे कि सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है बी जिसके अंदर एक्स आता है एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर
लेस देन 6। तो 6 से कम नेचुरल नंबर उनको लिस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो 1 2 3 4 और 5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। देन इसके बाकी पार्ट्स भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो कह रहे हैं सी, जिसके अंदर x आता है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that sum of digit is 8। तो देखिए डिजिट्स का सम 8 हो तो हम क्या कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, सम जो होना चाहिए डिजिट का 8 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 17 सम 8 आ गया। अब इसको एक बढ़ाइए, इसको एक कम करते रहिए। तो ये हो जाएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 62 मीन्स 71 एंड 80। ये सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर हो गए जिनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये थर्ड के पार्ट है, आप इसको थर्ड को भी आराम से कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें लगती नहीं है कि आपको आएगी।